बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम राना फ़याज़ है। मैं आज चोई शाही साहब के पास तशरीफ़ लाया हूँ। मेरी ख्वाहिश थी इनको मिलने की, इनसे बातचीत करने की। मैं इनके कई सालों से इनके इंटरव्यू सुन रहा था, इनको जानने की कोशिश कर रहा था। ये क्या हैं, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं और इतनी रियलिटी पे बेसिस, इतनी सच्चाई पे, यानी कि अपने आप को इतना कमतर कर देना। यानी कि जैसा कि इन्होंने बताया कि मुल्तान जेल में इन्होंने एक पागल आदमी के बर्तन में खाया, जैसा कि इन्होंने और ऐसी बातें बताई जो, यानी कि मैं अगर अपने आप को इनकी जगह पे रखूं तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा मुश्किल है अपना ये सच बोलना, अपने को डिग्रेड करना और लोगों को बताना। ये बड़ी बात होती है, ये हर बंदे में बात नहीं होती। ये बंदे में कोई बात है, मैं से मिलने की ख्वाहिश करूँगा, लेकिन ज़िंदगी में मसरूफियात, मैं जो सोशल वर्कर भी हूँ, खिदमत खलक भी करता हूँ और जो है अपने ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए एफर्ट भी करता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही, लेकिन मिलना ना हो सका। अल्लाह की करनी जो है, इन्होंने अपना चैनल बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर से इनको सुन रहा था, इनको जो बैक कर रहा था, लेकिन आज मैंने इनसे टाइम लिया और इन्होंने दूसरी बात ही नहीं कहा, आज भी जनाब आए मेरे स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं। तो मैंने इनसे ये कहा कि मैं आपसे कुछ सवालात इकट्ठे करके लाया हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ फेस टू फेस। तो इन्होंने कहा आए बैठ कर लेते हैं, अपना मोबाइल निकाले। मैं कहा नहीं सर, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपसे सवालात करूँ आपके चैनल के ऊपर और आप उसको जो है ना वो अपने चैनल के ऊपर चलाएँ। तो उन्होंने उसमें भी इनकार नहीं किया। मुझे हरफन मौला लगते हैं कि आन दो जो भी बिस्मिल्लाह। तो बात यह है कि इनका शुक्रिया, इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं इनके लिए मोहब्बत से, एहतराम से ये गिफ्ट भी लाया हूँ। चोई साहब थैंक यू वेरी मच जी, ये आपकी मोहब्बत में। मेरे लिए ये जो है ना तमगा जुर्रत और एजाज़ी बात है कि आप मेरे लिए जो है ना ये लेके आए फूल, और आई लव यू। मैं दिल की गहराई से आपका ममनून हूँ। मोहब्बत सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, बच्चों पे सलामत रखे अपने, आमीन। और हमें ये चीज़ें आप सिखाते रहें, बतलाते रहें, और हमें बहुत कुछ मैं आपसे गेन कर रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हर चीज़ किताबों से नहीं सीखी जाती, जो ज़िंदगी प्रैक्टिकल हमें सिखाती हैं, बड़ों से सिखाती हैं, या आप जैसे तजर्बा का लोगों से सिखाती हैं। जो आप लेसन दे रहे हैं ये हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। मेरा ये सवाल है चोई साहब, आपने अपने अक्सर मैंने ये महसूस किया है कि आप जो है ना विरक साहब को ना बड़ा टारगेट करते हैं। मैंने ये महसूस किया है, जैसे आप जो है आप चोई साहब को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सर इसके बारे में क्या कहते हैं आप? उमर विरक की बात कर रहे हैं आप? जी सर। मैं बताता हूँ आपको, उनकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रही है। उमर विरक साहब के ऊपर जो है ना तरह तरह की लोगों ने जो है बातें भी की हैं, और यहाँ पे जो है ना हज़रत अली का मौला मुश्किल कुशा का जो है कौल है कि जिसका कोई मुखालफ नहीं वो मुनाफिक है। उमर विरक साहब जो है ना वो एक उनका एक अपना प्रोग्राम जो है उन्होंने वायरल जो है उसका हुआ उर्दू पॉइंट पे वो दिया था गालिबन उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैंने करप्शन की हो या मैंने जो है ना अगर ऐसा कोई किसी का जुल्म या जबर किया हो तो मेरी वो जो है वाइफ को 3 तलाक़ें और मुझे ज़ियारत जो नसीब ना हो। इससे बड़ी कोई और मुसलमान के लिए बात नहीं हो सकती। रही बात उनकी ज़िंदगी की, तो वो तो बातें मैं और भी बड़े अफसरान के बारे में करता हूँ कि उनके दौर में जो है ना क्या क्या रवायात कायम हुई। गुल असगर चौधरी साहब के दौर में एंटी साफ किला गुजर लोगों की लाशों को फाड़ कर जो फेंक दिया जाता था। उमर विरक साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि जो वो रिकवरी जिससे ज़्यादा हो जाती थी उसको वो जेल नहीं भेजते थे बल्कि ऊपर भेज देते थे। बड़े बड़े लोगों ने जो है ना सवाल कम से कम मुझे तो ज़रूर किए मैं, और वो जो बातें लोगों की वो भी मैंने शेयर कर दी। उसके ऊपर जो मैं अपनी राय रखता था मैंने उनके प्रोग्राम से वो भी बता दिया। वो सिर्फ तनकीद वाला पहलू मेरी नज़र में आपको अपना एक अपना देखने का और सुनने का एंगल है। चोई साहब बात ये कि महसूस ये होता रहा है कि आप जिस तरह आप साहब को बड़ा काबिल एहतराम समझते रहे हैं, काबिल एहतराम होंगे भी यकीनी तौर पे। मलक फ़याज़ साहब की आप अक्सर जिक्र करते हैं, और मैंने बात यह है कि उन्होंने अच्छे खासे वो ज़मींदार आदमी हैं। उन्होंने बताया कि मैं इतने मुरब्बे का मालिक हूँ और मैं बेच चुका हूँ, अपने पल्ले से बेच चुका हुआ हूँ, मैं लगा चुका, मैंने कहाँ से ख़रीदना है। और आप ही ने खुद अपने इंटरव्यू में अपने प्रोग्राम में एक तस्दीक की थी कि मलक फ़याज़ साहब से आपने पूछा था कि मलक साहब के आपने जो है ना कभी पैसे लिए हैं, विरक साहब ने कभी कोई पैसे कोई चीज़ लिए हैं? तो उन्होंने कहा अगर जिंदा बॉस ही जरा ना होवे ना अपना तगड़ा या इन्ना सख्त होवे तो असी महल दे महल ना बना लिए। ये आपके अल्फाज से, यानी कि वो विरक साहब नहीं लेते। तो ऐसे कोई सीन नहीं है। तो यानी कि ये महसूस हो रहा था कि जैसा कि आप उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं ज़्यादा, हालांकि मैं उनको ज़ाती तौर पे मिला हूँ, नहायत ही शफीक और बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान हैं।
उनको जिसे कहते हैं कि जब भी कुट के पावे, वो वाली बात है उनके साथ मैंने डाली हुई है। बड़े एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हम CCP ऑफिस में कई दफ़ा मिल चुके हुए हैं, DIG ऑफिस में कई दफ़ा मिल चुके हुए हैं। उनसे बड़ा मोहब्बत रही, उनके साथ शफकत रही, हमारी भी उनकी भी। हम आपस में इकट्ठे बैठते रहे हैं, खाते पीते भी रहे, उनके साथ मैं बैठ के खाता पीता रहूँ। तो लेकिन मुझे उनमें कोई अकड़पन, कोई फन्नेशाही, कोई बदतमीज़ी, कोई ऐसा मैं नहीं कह सकता कि उनमें कोई लगा हो। वो आजिज़ पसंद इनकसार के साथ रहने। लेकिन सर अब जो बदमाश है उसको वो प्यार मोहब्बत तो नहीं सर करेंगे ना, उसको वो सर पे तो नहीं बिठाएंगे कि हाँ जी हजूर जी इधर आके बैठो। वो आपका एंगल जो है ना, मुझे फील हुआ कि आप थोड़े से सख्त गिर हुए हैं उसके उनके हवाले से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बात आपको बिल्कुल दुरुस्त है। हर बंदा एक अपने प्लेटफॉर्म से देख रहा हो, आप चूँकि मिल चुके हुए हैं, आप ज़्यादा बेहतर उनके बारे में राय रखते हैं। लेकिन चक्कर ये होता है कि मैं जो प्रोग्राम करता हूँ ना, तो उसमें आगे देखे मैंने अभी तीफी बट का प्रोग्राम किया है, उसमें मैंने उनकी पूरा जो है ना मादी का पोस्टमार्टम कर दिया है। मैं मेरी थोड़ी यूँ कह लें कि आदत है कि शायद आप इसको महसूस भी करते हो या और लोग भी करते हो, मैं रियलिटी को जो है ना आपको जो है ना ये बातें अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ। जो शहर में अफवाहें उड़ी, जो इल्ज़ामात लगे, जो लोग उनके बारे में मस्बत या मनफी राय रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। उमर विर्क साहब के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम तो जेन्युइन है, सारी दुनिया मानती है। एक ये अफसरान को थोड़ा ना नाराज़गी थी उनके साथ कि हम जो है ना CSP अफसर होते हैं, वर्दियाँ पहन कर मीटिंग में बैठे होते हैं, और उमर विर्क साहब सफ़ेद शलवार में पहन के आ जाते हैं और बैठ के मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं। ये एक उनका है ना एक मोराल था, ये उनका लेवल था जिसके ऊपर ना लोग उनको रख के जो है ना बर्दाश्त कर लेते थे। उमर विर्क साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है, कई लोग ये कहते हैं कि उमर विर्क साहब ने बड़ी रिकवरी हुई ना तो उन्होंने बंदे मार दिए हैं। मलिक फ़याज़ जो थे इनके मतहत थे, और इनके सबसे ज़्यादा जो ताकतवर थे ना वो इनके संभले राइट हैंड थे। उनकी वजह से, रईस खान वगैरह की वजह से, और ये जितनी इनकी टीम थी ना, इनकी वजह से उमर विर्क साहब उमर विर्क बने हैं। तो ये लोग मुझे बताते होते थे कि हम हल्फन कुरान नहीं मानन ये बात करते हैं कि उमर विर्क ने कभी भी पैसे नहीं लिए। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि हाजी अली अहमद जो है ना उसकी सारी जायदाद, उसकी ज़मीनें बिटवा के उसके साथ वो उनकी तुर था। कुछ लोग ये कहते हैं कि मिस्री शाह के अंदर जो है ना एक वो इलियास नाम का कोई बंदा था, वो जट बरादरी का, मेरे वो अजीज़ मिलने वाले हैं, उनके बंदे जो है ना उमर विर्क साहब ने एक दफ़ा उनको कहा था कि मुझे 500 बोरी जो है ना सीमेंट की मंगवा दें, तो वो उससे चेक मंगवा के दे दिया, सुबह इन्होंने कैश कर। अब ये देखें ये इल्ज़ाम तो हैं, ये कैसी रिपोर्ट है कि मैं एक बंदे की वो TC करता जाऊँ? और भाई मैं नहीं करता हूँ, ना मैंने करी है ना मैंने करनी है सारी ज़िंदगी। मैंने लोगों के सामने वो चीज़ें रखनी होती हैं कि मेरे एतमाद के ऊपर नो कम्प्रोमाइज़, मैं किसी चीज़ के साथ समझौता नहीं कर सकता। उमर विर्क साहब छोड़ के कोई भी हो जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, यार लोगों से ना बताऊँ, लोगों को मैं ये चीज़ें शेयर ना करूँ। असल चीज़ ये होती है कि लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, अब उनका हुआ गया। मैं आपको कितनी बड़ी दलील दे रहा हूँ कि मलिक फ़याज़ जो मेरे भाई थे वो कसम खा जाते थे कि उमर विर्क करप्ट नहीं है। सर अगला ये सवाल है मेरा, मुझे ये भी महसूस हुआ है आपकी बातों से कि जो ज़िंदा हैं आप उनको तो अपना भाई कह देते हैं कि मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, और जो मर गए हैं उनको आप जो है ना अड़े हाथों लेते हैं कि जो है ना उनके जो किए जो है मामला तो उनके आगे हैं जो सीने के हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरा एक प्रोग्राम मैंने अपने भाई जाहिद का किया हुआ है, उसमें मैंने ये बताया वो भी मर गया हुआ है। आपकी बात दुरुस्त है, तो मरा बंदा उसका अंजाम होगा ना, एक बंदा जिंदा है, प्रेजेंट है, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है शायद मुआशरे में किसी भी वक्त वो टर्निंग पॉइंट लेकर जो है ना अपना किबला दुरुस्त कर सकता है। उसके ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा तनकीद नहीं करता, अभी वो जिंदा है ना। आप ये देखें ना, आपकी बात का जवाब देने लगा, तो जिंदा बंदा तो किसी भी वक्त अपना किबला दुरुस्त कर सकता है। जो मर खप गए हैं, मेरा भाई जाहिद दुनिया से कूच कर गया हुआ है, मैंने इसके प्रोग्राम में ये बताया। हालांकि आज तक किसी बंदे ने इलाके में या पूरी दुनिया में मुझे ये बात नहीं कही, लेकिन मैं झूठ समझता हूँ ना। मैंने बताया कि वो म्यूजिक सेंटर लूटता था और फिर मैं लागों से मुझे दे दी, मेरी दुकान से रिकवर हो गई। तो आप मुझे ये बताएं, अगर मेरा भाई वो मेरी माँ की कोख से निकला हुआ था, मेरा वो सगा भाई था, मेरे वजूद का, मेरे जिस्म का हिस्सा था मेरा भाई, अगर वो दुनिया से चला गया है, उसकी नेगेटिव चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या बाकी लोग जो है मेरे मामू के पुत्र लगते हैं? मैंने असल चीज़ ये होती है, देखे मरे और जिंदे को छोड़ दें। मरा जो है ना उसका एंड हो चुका हुआ है, एंड वाली बात पे अपने तजिया और राय दे सकते हैं, क्योंकि वो इंसान है, वो कोई लकड़ी नहीं है जिसके ऊपर आपने राय देनी है। इंसान ज़िंदगी में किसी भी लम्हे में ट्रैक चेंज कर सकता है। अगर हम जिंदे बंदे को जलील करते हैं, मैं उसको गलत नामों से पुकारता हूँ, उसको जलील करता हूँ, तो वो जिच हो जाएगा, वो क्या शायद सारा सारी दुनिया दासित है। तो मैं जिंदा बंदे को ना वैसे थोड़ा सा ऑब्लाइज कर जाता हूँ, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, अभी उसके पास अभी लाइफ है, शायद वो किबला दुरुस्त कर जाए। तो मरे वो तो एंड हो चुके हैं। उनकी कहानी अगर मैं किसी को कहूँ कि उल्टे बांस बरेली को सांच को आँच नहीं, फ्रेंड इज अ नीड, फ्रेंड इज अ डीड, किसी ने बात नहीं सुननी। पहले कहानी सुनानी पड़ती है, फिर वो जो मॉरल वो जो नसीहत होती है वो लोगों को समझ जाती है कि इस कहानी के ऊपर ये नसीहत फिट होती है, ऐसा दुनिया में होता है। ये मकसद होता है, बाकी कोई किस एंगल से देखता है नहीं देखता। बाकी मैं तो हैरान हो गया हूँ, मैंने आपको सही आते ये कहा है
कि जी आपको तो नज़र नहीं आता, तो आपके साथ मैं कैसे आपको कन्विंस करूँगा। तो आप तो माशाल्लाह बगैर देखे सारी दुनिया को देख रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? चोई साहब, पहले तो मैं आपको, आप बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम है, मेरे लिए आपसे मोहब्बत है तो आपको आया हूँ, और मैं दीदार यारी करने आया हूँ। गुजारिश ये है कि ये आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, काबिल एहतराम है मेरे लिए, कि ये आप लोग अक्सर ये आंखों वाले कह देते हैं, आप नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ, अक्सर आंखों वाले ये कह देते हैं कि जो है ना इनको नज़र नहीं आता, इनको क्या पता लगना है। हत्ता कि हमसे ज़्यादा धोखे आप आंखों वाले खाते हैं, आंखों वाले खाते हैं। आप धोखा खाने वाले लोग हैं। काबिल गौर बात है, ये गौर से सुने बात, मुझे बड़ी पसंद है इनकी स्टार्ट में ये बात। तो आप आंखों वाले, आप ज़्यादा धोखे खाते हैं, हम नहीं खाते। तो बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अगर धोखा खाना होता तो मैं चोई साहब के इधर डेरे पे ना आता, मैं कहीं और घूम जाता, और भी चौधरी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बात ये कि एग्जैक्ट पॉइंट पे आना, एग्जैक्ट बंदे के पास आके आप उसे शेक हैंड करना, उसे मिलना, ये जो है ना अल्लाह का शुक्र है उस परवरदिगार का। असल में जो है ना बात सारी दिमाग की होती है चोर साहब, दिमाग आपका करेक्ट होना, हाथ पाँव आपके काम ना करते हों। ये स्टीफन हॉकिंग जो था बिल्कुल पैरालाइज था, ठीक है, लेकिन दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट था, बड़ा डॉक्टर था, वो दुनिया से मानती थी। बात है कि दिमाग काम करता हो ना आपका, तो बाकी दाना काम करते हो, तो जो ना उसकी बेपनाह शुक्र है। दिमाग गया तो सब खल्लास, आपकी खूबसूरती भी, आपका वो कद काट भी, वो जगहपन भी, वो सब कुछ भी। जो सब एक और सवाल मैं करना चाह रही हूँ, मुझे ना थोड़ी सी पेन हुई थी, जैसा कि अभी आपने मुझे ये सवाल किया, ये बात की, ये मुझे थोड़ी तकलीफ की बात की हुई थी। आपने ना साकिब साहब के ऊपर बात कर रहे थे, जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपको हिट करवाया था ये MBA कॉलेज के बाहर। जी। वो उसमें आपने ना कुछ अल्फाज ना सख्त अदा कर दिए, जो बाद में मुझे थोड़ी पेन हुई। आपने कहा कि हालांकि वो आपको पता है वो जो भी थे, जैसे भी थे, वो पहले के थे, लेकिन उनको गोली लगने की वजह से वो अपना मजबूर हो गए। तो आपने ये अल्फाज थोड़े सख्त अदा किए जो मुझे बड़े गरां गुजरे। वो ये कि आपने कहा कि वड्डिया ने सही गल ही की है कि जेरे ना जेरे होंदे ने ना हत्था पैरां तो अखां तो ए जेरे ना अल्लाह ने इन्होंने सही रखा हुंदा है। देखिए बात सुने, मैं सियालकोटी हूँ ना, मेरे मुंह पर ना हज़ारों लोगों ने एक दफ़ा ये नहीं बात की, कई लोगों ने ये कही है, सियालकोटी हराम दी बोटी, मेरे मुंह के ऊपर, यानी बैठे हुए ना उन्होंने मुल्तान वाले जुती चोर, लोगों के मुहावरे बने हुए हैं। मुहावरतन ये बात आपने नहीं सुनी, हर हल्फन ये बात करनी है कि गुंगे लंगड़े दे काने दी रमज़ लैदा होंदी। आपने ये पहले मुझे ये बताएं, सुनिए ना, तो ज़रबुल मिसल के रंग में मैंने भी कह दी। अब इसमें इस बात को मैं अगर कहूँ एक बंदे ने मुझे कह दिया सियालकोटी हराम दी बोटी, अब उसको गोली मार दूँ, एक रवायत किसी ने बना दी, वो चुटखला छोड़ा, जो भी, वो एक मुहावरतन बात है। रही बात साकिब की, वो आपने कहा कि छोड़ चुका हुआ था। अभी आप देखें, मेरा उसके साथ ताल्लुक था, उसके भाई छोटे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा उसके भाइयों से कोई गिला है ही नहीं, क्योंकि वो ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट, ना उनका इस बात में कोई ऐसा सिलसिला है। साकिब जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं समझता था, ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, हालांकि मैं उसका वेल विशर था, सारी दुनिया को इस बात का पता है। अब देखें मेरी बात सुने, वो बंदा क्यों आपके साथ जो इस हद तक गया है, इसके पीछे बैकग्राउंड को भी डिस्कस करना चाहिए ना। 2 कांस्टेबल कत्ल होते हैं कैंप जेल के, इसने पुलिस वालों ने इसको बाहर निकाला क्योंकि इसकी उस लतीफ़ के साथ बदतमीजी, बशारत के साथ ना जो कांस्टेबल था बदतमीजी हुई थी, और उसी रात वो कत्ल हो जाते हैं। बाद में पता लगा इसका जो बिल्ला था लतीफ़, उसने उन दोनों कांस्टेबल को कत्ल किया है। इसने चूंग सेल के अंदर उमर विरक और मलिक फयाज साहब को स्टेटमेंट ये दी, ऐसे आरफ ने मरवाए ने, आरफ का जब बैट नहीं इन्होंने अंदर आते था तो बैट नहीं आया, तो उन्होंने सिपाही ने कहा मैं तान नहीं छड़ा, अशाह चौधरी ने मरवाए रहे। ये गलत है यार, आप अपनी सफाई दो, किसी पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? अगले ये कहेंगे आरफ चौधरी, आरफ के साथ बनता ना, इसने कहा मैंने आरफ चौधरी ने आप दसे, हमें पंसाने लगा था। तो मैंने इसके खिलाफ जो है ना बोलना शुरू कर दिया कि यार 200 को चबल मारी से, इसने उस चीज़ को इतना यानी लिया कि मेरे ऊपर हमला करवा दिया। मेरी प्राडो सेक्रेटरीट के अंदर आप देखते हो SHO नमान है बीवा है वहाँ पे इस्लामपुर के SHO थे, वो आकर कहते हैं चोई साहब पीछे बंदे कितने बैठे सन, अल्लाह ने ऐसे हमें बचाया मौजूदी तौर पे। तो फिर मैं उस बंदे को कैसे कहूँगा वो वेल विशर था। तो लूले लंगड़े और काने की रमज जो है ना, ये आपने खुद एतराफ़ किया, मेरे भाई हैं, ये कि रवायतें बनी होती हैं, सियालकोटी रामदी बोटी, तो मैं हंसता यार मैं लोरिया वहाँ क्या कहूँ लोगों को, तो ये चीज़ होती है। चोई साहब काफ़ी सख्त भी बातें हुई, थोड़ी सी अगर आप कहें तो ज़रा वो आपकी बातों की बात भी निकाल ली जाए, ज़रा बड़ा इन्जॉय भी आपकी बातों में मैं बहुत किया है। वो जब आपने फिरोज साहब का वो वाक़या सुना रहे थे कि
अपना जग्गा साहब के पीछे लग के आप उनके ग्रीन टोन गए तो आपको पता नहीं था वो पप्पी का घर था। तो उन्होंने मुक्का अंदर से मारा है। जब आपने वो बात की ना कि वो दरवाजा नॉक किया तो अंदर से मुक्का है। चोई साहब ने सुन मारा है, मोशरा मेरे दोस्त उसको पढ़ने लगा था, वो सामने मैं था, मुझे पढ़ा, उन्होंने मुझे देख देख गालियां निकाल। वो हम बच्चे हमें देख रहे हैं कि बड़े 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 बदमाश आए ने। हाँ, मैंने सबसे पहले बंदूक फेंक, और ये बच्चों की नहीं, ये हम बड़े हो चुके हुए थे, मैं जेल से छूट के आ गया हुआ था। ये बात है गालिबन 1997 की। ये लोग ये ना बड़ी पुरानी बात सुना, मैं बड़ा अच्छा था, 27 साल मेरी उम्र हो चुकी थी, लेकिन चौधरी फिरोज साहब का हमारे ऊपर प्रेशर ही रहा है इसमें। और मेरे वालिद साहब की तरह मैं उनका एहतराम करता था। मैंने उनके खिलाफ कितना प्रोग्राम किया मुझे आपको बताया। मैंने ये नहीं कहा कि पेट फाड़ के चाचा का पेशाब, यार देखे मेरे वो बाप की तरह थे। चाची ने मुझे आकर मेरे से मुझे गालियाँ निकाली हैं, तू की था चोई साहब ने, मैंने गालियाँ खा ली हैं, लेकिन मैंने आपको सच बता दिया है। यार देखें, या तो मुझे बात ना पूछें, अगर पूछेंगे मैंने बोल देना सच। मेरे खिलाफ जा रहा है तो आई डोंट केयर, मैंने जो किया वो मैंने भुगत लिया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं लोगों को ये बताता हूँ, सच बोलने की हिम्मत डालें। बात करते वो लोग ऐसे डरते हैं, पता नहीं अभी बम एटम बम फट जाना। बात सही करें, दुनिया आपको अब अभी आप देखते भी नहीं है, आप सुन के जो अल्लाह का शुक्र है, मैं हैरान परेशान हो गया। और मैंने एजाजी रंग भाई आपको इंटरव्यू दिया है, ये मेरी बात याद रखिए, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लोगों से करोड़ गुना ज़्यादा मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि आप मेरे लिए फूल लाए हैं और इतने अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं। आई लव यू ब्रदर। अब आप मेरे देखने वालों को कोई मैसेज दे दें कि आप यहाँ पे आए तो क्या तासुर मिला, एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज दे दें। सर तासुर तो बात ही कि आपको तो पहले ही हम पे छाया हुआ है। ये तो जो ना वो फिर वही बात है कि दीदारे यार के लिए आया था मैं। अच्छा, एक छोटा सा मेरा सवाल, उसका जवाब दे देंगे? बिस्मिल्लाह। अभी 2 दिन पहले ना एक शोखे ने ना, यानी कि वो मेरा बेटों की तरह ना, उसने एक बड़ी ना शॉर्ट सी वीडियो बनाई है बड़े अच्छे अल्फाज के साथ ना। उसने ये कहा कि शोज शाही साहब ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता लगता है कि तुसी जड़ा ना भाई कबल वक्त तुसी कहंदे मैंने पता थी, मैंने पता थी। उस बंदे ने ना चबले मारी हैं अजीबो गरीब किस्म की ना। उसकी एक एक लाइन का मेरे पास जवाब है। आप मुझे ये बताएं, क्या मैंने अपने प्रोग्राम में कभी खुद को प्रमोट करने की किया है कि मैं प्रमोट हो जाए, लोग मुझे सारी दुनिया में जाने, या फिलासफर बनने की कोशिश की है? मुख्तसरन आप नहीं बताना। ना 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 ना, ये क्या करता हूँ, हो ही नहीं सकता। आपने अपने तजुर्बात अपनी आंखों से जो देखा है, जो बीती हट बीती जग बीती, वो बताते रहे हम नौजवानों को भाई कि जो साहब, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा 2 मिनट। जी बता। मैं आपको बताऊं कि आपकी बातों से मैं क्यों इंस्पायर हुआ हूँ, आपके पास क्यों आया हूँ चल के। ठीक है। कि मैंने ना मैं बताऊं कि मैं ना CCP लाहौर का ना फोकल पर्सन रहा हूँ 2016-17 में, 2-3 साल रहा हूँ मैं, खिदमत खलक की है। फोकल पर्सन इनके हमारे जो ब्लाइंड भाई हैं, उनको इनके जो राइट्स हैं, उनके बहन भाई भी कोई ज़मीन का नहीं कोई हिस्सा दे रहा, कोई मसला मसाइल है, कोई उसके लिए आप उनको प्रेजेंट करता था, उनका हक दिलवाता था अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसे ये मामला थे। ये मामला के उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ना ये हमारे साथ ना नाइंसाफ़ी होती थी, वो हमारे फैमिली की तरफ से ना, यानी कि मेरी तरफ से तो नहीं, मेरा घर वाले तो बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ हैं जो थोड़े पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी थी। तो वो मुझसे अक्सर शेयर किया करते थे, तो मैं ना अपना बड़ा कुड़ता था अंदर से कि यार इनको नज़र नहीं आता, इनको शर्म नहीं आती इनके घर वालों को। खैर मैंने ना कहा कि मैंने बदमाशों से मिलना है, मैंने इनको ना बीच में डालना है। सुने बदमाश ना इन्होंने ना पिस्तौला शुला लैके जाएंगे ना, इन्होंने कानू जाएंगे। ये मेरी ज़ाती राय थी उस वक्त, 2014-15 की बात है ये। तो चोई साहब आप यकीन माने कि मैं गया हूँ, मैं मिला भी हूँ, मैं नाम नहीं उनके लूँगा, मैं मिला भी हूँ। तो मैंने बंद, आप खुली आंखों से देखने वाले लोग हैं ना, मैंने बंद आंखों से इतना कुछ देखा ना, जो ऑब्जर्व किया, जो आपने बताया, जो आपने मेरे लफ्ज़ों को अपने शो में लेके, वो मुझे बड़े पसंद है कि यार ये बंदा मेरी गल्ला कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान बोल रहे हैं, तजर्बा तो मेरा है गल्ला। वो क्या कि ये जो बदमाश फन्ने शाह बने बैठे हैं, ये नौजवानों को अपने पास बिठाते हैं, उनको रैफले दिखाते हैं, गन्ने दिखाते हैं, वो फिल्मों में देखते हैं 17, 18, 20, 25 साल के लड़के। एक्सीलेंट वो ना वो उनको, अच्छा मैंने भी पकड़ी हैं, मुझे भी दिखाई है, देखो देखो राणा साहब है देखो, वो सारा कुछ दिखाया है। तो वो जो नौजवान थे वो बड़ा खुश होते थे, उनके मुताबिक जो उनकी ड्रिंक वो पीना चाहते हैं, जो वो देते हैं, उनको शूटर बना रहे हैं। यही बात मुझे बड़ी पसंद आई कि चोई सामने ना वो बातें की जो मैंने एक्सपीरियंस की। वो बच्चों को वो रैफलें, वो बंदूकें, वो अपना नशा, वो जो भी वो चीज़ चाह रहे थे उनको वो प्रोवाइड करते थे, उनको बिठाते थे। अच्छा, उनके साथ मैं 2-3 फंक्शंस में भी गया, वो उनके गार्ड 1-2 ही होते थे, और वो ज़्यादातर उन नौजवानों को बुलाते थे जिनमें हम गाड़ियों में जाया करते थे। यकीन जाने चोई साहब, उनको गन्ने पकड़ा देनी, उन्होंने खुशी से पकड़ लेनी, ठीक है। और
बिल्कुल यही चीज़ें आप बताया करते थे, तो मैं इन चीज़ों से बड़ा यार कि मैं गलत हत्थे ना चढ़ जाऊँ। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र, पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा तामन किया। उन्होंने हमारे जो हकूक़ थे राइट से, CCP अमीन वैन साहब ने बड़ा तामन किया, DSP इसमें शामिल है, SHO शामिल है। हम जिनके पास भी गए हैं ना सर, आप यकीन मान जो है साहब, उन्होंने ऑनर किया मुझे गलत रास्ते जाने से। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह के बाद जो है ना, उन्होंने मुझे हौसला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फोकल पर्सन बनाया। ये आज मैं अपने दिल की बातें जो है साहब आपके प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ। मुझे जो है ना बड़ी खुशी होती है कि मैं गलत रास्ते नहीं गया। और इसमें आप जो सबक दे रहे हैं, यकीन जाने ये मेरा हौसला बढ़ाता है कि शुक्र है अल्लाह सोने मैंने बचा लिया है, नहीं तो आज यकीन जाने मेरा भी किसी खाते में नाम नहीं आना था। तो बेपनाह शुक्र है उसका कि उसने गलत काम नहीं लिया। चौधरी साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपको सुन के आपसे कितना इंस्पायर होते हैं आप। इसका अमली जामा तो ये कि मैं आपके पास चल के आ गया हूँ। आपका अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे सर, बहुत सारी दुआएं सर आपके लिए। इसी प्रोग्राम को सर हम ख़त्म करते हैं शाहिद साहब के अल्फाजों से, पाकिस्तान जिंदाबाद।